हाँ, तो बच्चों इस वीडियो में आज हम विभवमापी के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का हमें मिलता है। तो विभवमापी के अनुप्रयोग मतलब विभवमापी हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, और ये काम करता है तो कैसे करता है। तो पहला काम हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे कोई भी 2 सेल लेके, यहाँ पे 2 सेल लेंगे, उनके विद्युत भाग बलों की तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब एक सेल का विद्युत भाग बल E1 है और दूसरे का E2 है, तो हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं E1/E2। विभवमापी की सहायता से कोई भी 2 सेल, मान लो एक 3 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है, तो इनका अनुपात कितना आएगा 1.5। तो ये अनुपात हमें प्राप्त हो सकता है कि भाई इन दोनों सेलों के विद्युत भाग बल जो थे उनका अनुपात कितना था। तो एक तो हम ये भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम जो प्रक्रिया अप्लाई करेंगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले परिपथ बनाएंगे। सबसे पहले इसका बनेगा परिपथ व्यवस्था। तो जैसा कि आप जानते हो विभवमापी में 2 परिपथ होते हैं और एक परिपथ तो हम फिक्स रखते हैं, मैंने बताया ही था। ये तो विभवमापी हो गया AB। अब प्राथमिक परिपथ में क्या क्या ऐड किया जाता है ये आपको अब याद रखना है। एक बैटरी, ये बैटरी है प्राथमिक परिपथ में। EP इसका विद्युत भाग बल होता है, कुंजी और धारा नियंत्रक। ये 3 चीज़ें इस वाले सर्किट में आती ही आती हैं, बिल्कुल फिक्स है। और आपको लिखना भी बार बार यही है। यह है कौन सा परिपथ, प्राथमिक परिपथ। ठीक है, क्या क्या आएगा प्राथमिक परिपथ में, एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। और AB क्या है, विभवमापी तार। इसमें धारा भी हमेशा प्रवाहित किया करो, प्लस से निकलती है धारा और ऐसे बहती हुई माइनस की तरफ चली जाती है। ये धारा नियंत्रक RH बोलते हैं इसको, R बड़ा H छोटा। कुंजी K, बैटरी का विद्युत भाग बल EP। प्राथमिक परिपथ हर केस 5 केस हैं इसके, सेम बनता है। चेंज होता है द्वितीयक परिपथ। तो द्वितीयक परिपथ में अभी हम 2 सेलों का विद्युत भाग बल निकालना है, उनका अनुपात। तो 2 सेल लगाएंगे। ये पहला सेल देखो, इसके पॉजिटिव सिरे को A से और नेगेटिव को हम एक द्विमार्गी कुंजी होती है उसके पहले टर्मिनल से जोड़ते हैं। द्विमार्गी कुंजी कैसी होती है बच्चों, ये एक ऐसी कुंजी होती है जिसके अंदर ऐसी फ्लैट कुंजी है छोटी सी, जिसके अंदर एक टर्मिनल यहाँ होता है, एक पेच यहाँ होता है, एक पेच यहाँ होता है और एक पेच यहाँ होता है। ऐसे 3 पेच होते हैं और बीच में यहाँ 2 छेद होते हैं जिनके अंदर हम अपनी जो डॉट होते हैं उनको लगा सकते हैं। ऐसी होती है द्विमार्गी कुंजी। ठीक है, तो ये 1 है, ये टर्मिनल कौन सा है 1, ये कौन सा है 2, ये कौन सा है 3 और 2 डॉट होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी मैंने 1 टर्मिनल इससे, इस वाले टर्मिनल से, पहला सेल जिसका विद्युत भाग बल E1 है, E1 सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी से एक टर्मिनल से और धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के A बिंदु से जोड़ा है। ये एक का काम हुआ है अभी। फिर जो तीसरा सिरा है, ये देखो तीसरा कैसे, जब दूसरा सेल है, ये दूसरे सेल का धनात्मक सिरा तो A पे गया और जो ऋणात्मक था वो 3 पे गया। ऋणात्मक कहाँ पे गया, 3 पे गया। और जो 2 नंबर का है उसका बीच वाला, इससे धारामापी और एक जॉकी को ऐसे जोड़ दिया जाता है। जॉकी से संतुलन बिंदु निकालेंगे। ये कहलाता है द्वितीयक परिपथ, नीचे वाला। क्लियर है कहानी। तो इसमें 2 सेल E1 E2 जिनका विद्युत भाग बल का अनुपात ज्ञात करना है। तो धन सिरों को तो A से और इनके ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी के 1 और तीसरे सिरे से जोड़ देंगे। इसको ऐसे रख लेंगे और ये 1 से ये जुड़ जाएगा, 3 से ये जुड़ जाएगा और बीच वाले से 2 से एक धारामापी और जॉकी जोड़ देंगे। तो ये सबसे पहले हमें इसका परिपथ बनाना होता है जिसमें द्विमार्गी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी कार्यप्रणाली कि अब हम क्या करेंगे आगे, कैसे ये कार्य करेगा। तो कार्यप्रणाली हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने कुंजी K को लगा दिया जिससे धारा प्रवाहित होने लगी। अब जैसे ही धारा तार में से निकली तो इस तार पर होता है विभव पतन। ये आपको पहले नंबर पे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K को दबा दिया जाता है जिससे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। वह धारा विभवमापी तार से होती हुई गुजरती है तो विभवमापी तार पर विभव पतन हो जाता है। हो गया विभव पतन। इसके बाद अब हम 1 और 2 के बीच में, मैंने बताया था वो डॉट होता है, तो वो डॉट यहाँ लगाएंगे। यहाँ लगाने का मतलब ये दोनों कनेक्शन में आ जाएंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। इस वाले डॉट को निकाल देंगे और इस वाले को लगा देंगे। तो ये वाला जो सेल है तो बाहर हो गया परिपथ से,
तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये है ही नहीं परिपथ में, क्योंकि बाहर आ गया ना। परिपथ में केवल कौन सा सेल आ गया, E1, और संतुलन लंबाई जॉकी से जब हमने निकाली तार पर तो वो मिल गई हमें L1। तो ये संतुलन लंबाई कौन से सेल के लिए आई, E1 सेल के लिए। तो विभवमापी का जो सिद्धांत मैंने बताया था, E1 किसके बराबर हो जाएगा, XL1 के बराबर बताया था मैंने। द्वितीयक परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल का मान संतुलन लंबाई पर विभव पतन के बराबर होता है। तो संतुलन लंबाई पर विभव पतन कितना होता है, XL1। तो इस तरीके से ये E1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा सेल था उसको बनाओ, अब वो काम उसका काम आएगा। ये 3 नंबर का टर्मिनल है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 से डॉट हटाएंगे और 2 और 3 के बीच में डॉट लगा देंगे। तो अब ये सेल बाहर चला गया, देखो खुला हो गया ये मामला। तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा के देखो सर्किट कैसा है। अब ये वाला सर्किट बन गया जिसमें E2 सेल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी संतुलन लंबाई लेंगे, वो थोड़ी छोटी आएगी क्योंकि इस सेल को हम छोटे विद्युत वाहक बल वाला लगाते हैं। तो अब जो ये संतुलन लंबाई L2 आई है ये कहीं और आएगी। L1 कहीं और आई थी क्योंकि वो सेल E1 के लिए थी, L2 कहीं और आएगी क्योंकि वो सेल सेल E2 के लिए होगी। तो दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, XL2 बन जाएगी। तो हमें करना कुछ नहीं है, एक बार 1 और 2 को बीच में कुंजी लगा के संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करनी है, एक बार 2 और 3 के बीच में कुंजी लगा के संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करनी है। L1 को कहते हैं प्रथम संतुलन लंबाई, L2 को कहते हैं द्वितीय संतुलन लंबाई। अब कुछ नहीं करना, अब इनका भाग लगा देना है, E1 अपॉन E2। तो यहाँ पे XL1 अपॉन XL2, XX कट जाएगा, E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा, L1 अपॉन L2। बस इसी फार्मूले में दोनों संतुलन लंबाई जो अपन ने निकाली है उनका भाग लगाओ, जो भी आएगा वही होगा E1 अपॉन E2 के बराबर। तो कैसा रहा आपका, बिल्कुल सिंपल अनुप्रयोग। प्राथमिक परिपथ बनाओ, द्वितीयक परिपथ में 2 सेल लगाओ, यहाँ पे बना देते हैं। अब ये 2 सेल है, यहाँ 1 से ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, ये है E1, ठीक है, और ये संतुलन लंबाई L2 दूसरे सेल के लिए। ये पहले सेल के लिए संतुलन लंबाई, जब 1 और 2 को कनेक्ट करोगे तो पहले सेल की संतुलन लंबाई आएगी, और जब 2 और 3 को कनेक्ट करोगे तो दूसरे सेल की संतुलन लंबाई L2 आ जाएगी। E1 बराबर XL1 सिद्धांत के अनुसार, E2 बराबर XL2, दोनों का भाग लगा दोगे तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो बस यही आपको पहले अनुप्रयोग में लिखना है। तो मेरे ख्याल से पहला अनुप्रयोग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, विभवमापी की सहायता से। अब 2 सेलों के विद्युत वाहक बल को नहीं, अब हम करेंगे, अब मान लो कोई एक ही सेल हो, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। अब अज्ञात सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब हम बच्चों ये करेंगे कि ये जो 2 सेल लग रहे हैं इसी से समझा दूंगा आपको, और होगा भी इसी से ही। इनमें से एक सेल तो ले लेंगे मानक सेल। क्या ले लेंगे, मानक सेल। मानक सेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मानक सेल वो होता है जिसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से पता हो। कैडमियम सेल और डैनियल सेल मानक सेल की तरह काम करते हैं। ये मैंने आपको मानकीकरण में बता रखा है, जाके वहाँ देख सकते हो कि मानक सेल क्या होता है। और यहाँ पे लगाएंगे वो अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ये सिचुएशन बनेगी, एक मानक सेल एक अज्ञात सेल। तो पहली कंडीशन में जो L1 संतुलन लंबाई आई है उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ES बराबर XL1, ES बराबर XL1। और दूसरे सेल के लिए जो संतुलन लंबाई आई है वो L2 है, पर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, XL2। इन दोनों का भाग लगाएंगे, ES अपॉन E बराबर L1 अपॉन L2, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से चाहिए E, हमें E चाहिए। यहाँ पर अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो E क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 इंटू ES। अब L1 L2 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, विभवमापी दे देगा आपको संतुलन बिंदु जहाँ भी मिला हमें। संतुलन बिंदु मतलब वह जगह जहाँ पर धारा मापी में 0 विक्षेप आ जाता है।
वो जॉकी से टच कर करके पूरे तार पर देखना पड़ता है कि धारामापी कहाँ जीरो दे रहा है, तो वो जहाँ भी जीरो देता है वही संतुलन लंबाई हो जाती है। पहले सेल के लिए जीरो यहाँ मिला था तो ये संतुलन लंबाई हो गई, दूसरे सेल के लिए जीरो यहाँ मिला था तो ये संतुलन लंबाई हो गई। तो ये लंबाइयाँ तो हमें विभवमापी से मिल जाएंगी। और ES मानक सेल का विद्युत वाहक बल है जो हमें पहले से पता होता है। अगर हम तीनों का भाग गुणा करकुरा के देखें तो वो होगा अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। तो इस तरीके से हम अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो आपके अनुप्रयोग हो गए आज। पहले अनुप्रयोग में हमने E1/E2 यानी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की थी, और दूसरे अनुप्रयोग में हमने अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया है। दोनों को अच्छी तरीके से देखो, फिर अपन अगली वीडियो में थर्ड वाला देखेंगे।